नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की किताब में से कक्षा 8वीं पाठ संख्या 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ संख्या 7 क्या निराश हुआ जाए। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर है, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेकर लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस में बच्चों के लिए दूध लाना इत्यादि ऐसी घटनाएं हैं। इसीलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। तो जैसे ही हमने पाठ पढ़ा है तो हमें पता है कि जो लेखक ने इस पाठ में अपने अनुभवों का वर्णन किया है। जैसे उसने एक टिकट काटने वाले, जब वो स्टेशन से रेलवे का सफ़र कर रहे थे तो टिकट काटने के लिए उन्होंने टिकट 10 रुपये की थी, तो लेकिन गलती से 100 रुपये दे दिए टिकट लेने के लिए, और खिड़की से 100 रुपये देकर 10 रुपये वाली टिकट लेकर अपने रेलगाड़ी में अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। और बाद में वो जो टिकट काटने वाला बाबू होता है उन्हें खोजता हुआ डिब्बे में आ जाता है, ट्रेन में, और उनको पहचान कर 90 रुपये वापस दे देता है। इसी प्रकार जब वो बस में सफ़र करते हैं तो जो कंडक्टर होता है वो जब वापस नई बस लेकर आता है तो साथ में वो बच्चों के लिए दूध भी ले आता है। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जिसके द्वारा उसको, जो लेखक है, उसको मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग की एहसास हो जाता है कि दुनिया में आज भी मानवता जिंदा है, इंसानियत है, लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आपसी सहायता सहयोग से रहते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे धोखे मिले हैं मुझे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है, प्रभावित किया है कि अकारण ही उन्होंने जैसे मेरी सहायता की है। तो जो अच्छे काम मेरे साथ हुए हैं, मैं उनके बदौलत बुरे काम या धोखा मिला है वो मुझको भूल सकता हूँ। तो इसलिए मैं खुश हूँ। मुझे चाहे धोखा भी मिला है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जो मुझे प्रसन्नता प्रदान करती हैं, मतलब खुशी देती हैं। इसलिए वो निराश नहीं होता, मन को ढांढस होता है दिलासा देना। तो अपने मन को दिलासा देता है और अपने हिम्मत बांधता है कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे साथ धोखा हुआ है तो अकारण किसी ने मेरी सहायता भी की है, तो इसलिए वो निराश नहीं है। प्रश्न संख्या 2, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो उत्तर है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाते हैं। तो जैसे हम किसी के दोष दूसरों के सामने लाते हैं, समक्ष लाते हैं, उनके बुराइयों का पर्दाफाश कर देते हैं, तो वो बुरा इसलिए हो सकता है, एक अगर वो अच्छा है और उसके हम जो बुरा पक्ष है वो लोगों के सामने लाएं, जबकि हमें पता है वो अच्छा है, गलती से ही भले हम दूसरों के सामने उसका गलत पक्ष रखें, तो लोगों को सच्चाई पता होते वक्त तो वो वाला जो रोष होगा वो लड़ाई झगड़े में बदल जाएगा, जो बुरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो बुरे लोग हैं उनकी बुराइयों का जब पर्दाफाश करते हैं तो वो उग्र हो जाते हैं, अर्थात क्रोधित हो जाते हैं, और वो हमें अपना शत्रु मान लेते हैं। तो इसीलिए वो भी हमारे लिए बुरा हो सकता है। इसलिए कहा गया है दोषों का पर्दाफाश करना कभी कभी बुरा रूप भी ले सकता है। प्रश्न संख्या 3,
आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। उत्तर है, इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। तो जैसे कि हम हर रोज़ समाचार पत्र, अखबार, न्यूज़पेपर जिसे बोलते हैं, तो समाचार पत्र पढ़ते हैं या टेलीविज़न पर समाचार सुनते हैं, तो हमें कई तरह की जो बुराइयां हैं उनके बारे में पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या घटित हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो लोग हैं वो ऐसे जो वातावरण बन गया है, जो ऐसा माहौल बन चुका है जिसमें लोगों पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता, तो उससे सभी जानकारी ले लेते हैं कि आजकल ऐसा माहौल है तो इधर ये काम नहीं करना चाहिए और सबसे बच के रहना चाहिए। तो ऐसे जानकारी मिल जाती है लोगों को, सभी पहचान लेते हैं कि ऐसी माहौल बना हुआ है, तो ऐसे माहौल में अकेले चलना फिरना सही नहीं है, तो इसलिए वो अवगत हो जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त वो जागरूक भी हो जाते हैं कि किन किन बुराइयों का डटकर मुकाबला करें और कौन बुरा है कौन भला है। तो जैसे राजनेता की बात कर लें तो उनके जो अच्छे गुण हैं और बुरे गुण हैं वो दिखाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कौन सी सरकार को वोट देनी है या कौन सी को नहीं। तो ऐसे ही लोग जागरूक भी हो जाते हैं कि समाज में जागरूकता भी आती है, साथ ही समाज समय रहते सचेत और सावधान हो जाता है। अर्थात अगर किसी एक व्यक्ति ने कईयों को ठगा है तो वो जब समाचार पत्रों द्वारा दूसरों को बता देता है तो सारे के सारे सचेत हो जाते हैं और उस व्यक्ति के बहकावे में या ठगी में या धोखे में दोबारा नहीं फंसते हैं। तो इसलिए सारा समाज जागरूक हो जाता है, सचेत हो जाता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, वो मूर्ख हैं। तो मूर्खता का पर्याय समझा जाता है ईमानदारी को। पर्याय मतलब समान, एक समान समझा जाता है। तो जैसे ईमानदार को मूर्ख समझा जाएगा, अर्थात वो ईमानदारी से काम करता है, लेकिन जो भ्रष्ट है, ठीक है, तो वो भ्रष्ट है जो उसे बुद्धिमान समझा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ता रहेगा। तो यहाँ लिए इसीलिए जो परिणाम निकला है वो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसी प्रकार कुछ और नीचे वाक्य दिए गए हैं, इससे पढ़कर आप बता सकते हो कि इनसे क्या बढ़ेगा और या क्या कम होगा। तो जैसे देखिए, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो जो सच्चाई है, सच्चे लोग हैं, तो वो भीरू हैं, डरपोक हैं, कमज़ोर हैं या बेबस हैं, लाचार हैं मतलब, तो लोगों के हिस्से पड़ी हैं। जो लोग कमज़ोर और लाचार हैं, सच्चाई केवल उन्हीं के हिस्से पड़ी है। तो इससे क्या बढ़ेगा, झूठ और फ्रेब का रोज़गार करने वाले फल फूल रहे हैं। मतलब जब झूठ बोलता है, धोखा देता है, फ्रेब करता है, रोज़गार मतलब अपना कामकाज करता है झूठ फ्रेब का, तो वो जो फल फूल रहे हैं, अर्थात अमीर होते जा रहे हैं। इसी प्रकार हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। तो लोगों में दोष ज़्यादा दिख रहे हैं और गुण कम, तो क्या होगा, तो देखिए, जो सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है वो तानाशाही बढ़ेगी। अर्थात जो सच्चे लोग हैं उन पर कुछ नियम ऐसे बना दिए जाते हैं जो उन पर थोपे जाते हैं, उनकी स्वीकृति नहीं होती, वो उन फैसलों को मानना नहीं चाहते, लेकिन उन पर अत्याचार करके या किसी और कारण करके उन पर वो थोप दिए जाते हैं। तो इसीलिए वो वहाँ तानाशाही बढ़ेगी। तो जैसे झूठ और फ्रेब का रोज़गार करने वाला फल फूल रहे हैं, अर्थात जो झूठ है बोलता है और फ्रेब करता है, धोखा देता है, ठगी मारता है, तो ऐसे जो अपना कामकाज चलाते हैं वो फल फूल रहे हैं, अर्थात अमीर हो रहे हैं, अर्थात भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम, जिसमें दोष ज़्यादा दिख रहे हैं और गुणी कम, तो उस पर हम अविश्वास करेंगे, विश्वास कभी नहीं करेंगे, इसलिए अविश्वास बढ़ेगा। तो प्रश्न संख्या 5, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा।
क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो उत्तर है, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने कहा है, जिससे हम निराश ना हों। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए, तो लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा है? क्या ये उचित है या नहीं? तो ये बिल्कुल उचित है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं जिसके द्वारा हम धोखे में आ जाते हैं, हमारे साथ धोखा होता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं, वो भी गिनती उनकी भी कम नहीं है। जो अच्छी घटनाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, जो अकारण ही हमारी सहायता भी करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो लेखक है उसके साथ उसने धोखे भी खाए हैं और ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं भी उनके साथ घटित हुई हैं जिसमें लोगों ने अकारण ही उसकी सहायता भी की है। उदाहरण के लिए जैसे उन्होंने एक अपना अनुभव साझा किया बस कंडक्टर का और दूसरा टिकट कलेक्टर का, जो टिकट काटता है रेलवे स्टेशन पर। तो उनका जो अनुभव है हमने पहले पढ़ा भी है, तो वो वाला जो अनुभव है वो व्यक्त किया। तो उसने कहा है कि मैं निराश नहीं होता हूँ, अर्थात मुझे धोखे ज़रूर मिले हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं घटित भी हुई हैं जिसके द्वारा मैं लोगों पर विश्वास बनाए अब भी कर सकता हूँ, क्योंकि सारे लोग बुरे नहीं हैं, कुछ भले लोग भी हैं। तो इसलिए वो निराश नहीं होते धोखों से, वो खुश रहते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा समाज है वो भी मानवीय गुणों से भरा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने जो ये शीर्षक दिया है ये उचित है। अगर हम इसका और शीर्षक देना चाहें तो हम दे सकते हैं निराशा से आशा। प्रश्न संख्या 6, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विश्राम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। तो यहाँ पे जो चिन्ह दिए गए हैं वो है पूर्ण विराम, बिंदु, क्वेश्चन मार्क जो है प्रश्न सूचक चिन्ह, और कॉमा बिंदी और योजक, फिर कॉमा। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं तो ये विश्राम चिन्ह दिए गए हैं। विश्राम चिन्ह हमें पता ही है कि किसी वाक्य को शुद्ध रूप से बोलना, कहाँ रुकना है, कहाँ जोर देना है शब्दों पर, कैसे। तो ये सब अच्छे से शुद्ध हिंदी उच्चारण के लिए विश्राम चिन्ह प्रयोग में किए जाते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या निराश हुआ जाए जो शीर्षक है, इसके पीछे आप कौन सा विश्राम चिन्ह लगाना चाहेंगे? तो हम इसमें क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए प्रश्न सूचक लगाना उचित समझता हूँ। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन के जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। तो यहाँ पे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे लेखक कह रहा है कि क्या निराश हुआ जाए, तो अगर उसके पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह डाल दिए तो वो बन जाता है क्या निराश हुआ जाए, क्योंकि हमें समाज में धोखे भी मिलते हैं और अकारण कोई हमारी सहायता भी करता है। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे जो कि बहुत ही उचित होगा। तो क्योंकि हम समाज में व्यापक बुराइयों के बीच रहते हैं, बहुत सारी बुराइयां हुई हैं, हमारे साथ भी बहुत बुरा होता है, कोई धोखा, ठगी, सभी जितने भी लोग हैं सारे के सारे एक ना एक बार तो जीवन में ठगे गए ही हैं। लेकिन उनके साथ ऐसी सकारात्मक जो घटनाएं घटित होती हैं जिनके में वो लोगों पर विश्वास कर सकते हैं, आपसी सहयोग से रह सकते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो ऐसी घटनाएं भी सभी के साथ घटित होती है। तो ये आपका निर्णय होता है कि आप धोखा खाने के बाद दुखी, निराश रहते हैं या अच्छी घटनाओं को याद करके खुश रहते हैं। तो ये आपका दृष्टिकोण है, ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप कैसा अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो प्रश्न संख्या 7, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर है आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
सामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। तो हम जानते ही हैं, आदर्शों की बातें करना तो आसान है, लेकिन उन पर चलना मुश्किल। जब भी हम हमेशा सच बोलना, ठीक है, तो कोई भी हम आदर्श बना लेते हैं अपना, चोरी ना करना, अहिंसा। तो जैसे जैसे हमने देखा, जो भारतवर्ष के स्वतंत्रता सेनानी थे देश को आज़ाद करवाने के लिए, उनके बहुत ही ज़्यादा वो आदर्शों पे चलते थे, जिसके कारण हमारा देश आज़ाद भी हुआ है। तो ऐसे ही आदर्शों भरी बातें आजकल के लोग करते तो हैं, लेकिन जब उस पर चलना पड़ता है तो वो चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आदर्शों की बातें करना बहुत ही आसान होता है, बोलना ही है, कुछ मर्जी बोलते जाओ, लेकिन जब उनको अमल में लाना होता है, उन आदर्शों पर आप चलते हो, तो वो उसे निभाना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि आदर्शों की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उन पर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि आदर्शों की जो राह पे चलता है उसे बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं रास्ते में। तो चाहे वो घर से हों, चाहे अपने परिवार से, तो या अपने मित्रों से, या कोई भी और समाज से कोई भी कठिनाई सामने आ सकती है, तो उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उन जो कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है, वो कठिनाइयाँ केवल अकेले को ही सहनी पड़ती हैं, उनका अकेले ही सामना करना पड़ता है। अगर आप डगमगाते नहीं हो और उस पर दृढ़ निश्चय से चलते हो तो आप सफल हो जाते हो। लेकिन अगर आप उन कठिनाइयों से घबरा जाते हो तो आप सफल नहीं हो पाते। तो जो आदर्शों की बातें हैं वो कहने में आसान है, लेकिन उन पर आदर्शों पर अड़िग रहना, चलते रहना बहुत ही मुश्किल है। भाषा की बात करें, प्रश्न संख्या 1, 2 शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का इस एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व, स्पर्धा, होड़ की भावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है, कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो हम जानते ही हैं, समास 2 शब्दों के मिलने से समास बन जाता है, और समास का एक जो किस्म है, एक भेद है, एक प्रकार है, वो है द्वंद्व समास। तो इसमें क्या होता है, जो प्रधान होता है, जो भाग प्रधान होता है दोनों में से, वो उनमें से स्पर्धा होती है, मुकाबला होता है, कंपटीशन है। तो दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, मतलब कोई एक दूसरे से पीछे नहीं रहता, सब अपने दोनों आगे आना चाहते हैं। तो इसीलिए जैसे चरम और परम, यहाँ पे चरम भी है और परम, दोनों की जो प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, और दोनों अपने आप को पूर्ण बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसी प्रकार जब चरम और परम को में से और को हटाकर एक योजक चिन्ह लगा देते हैं, तो योजक एक छोटा सा घटाव का जो चिन्ह होता है, जैसे वैसे होता है। तो यहाँ पे अब नीचे दिया भी गया है, तो और को हटाकर योजक का चिन्ह लगा देते हैं, तो चरम परम एक साथ लिख देते हैं। ऐसे ही भीरू बेबस की उदाहरण दी गई है, तो जैसे भीरू और बेबस, तो और को हटाकर योजक लगा देंगे तो भीरू बेबस। तो इसी प्रकार हमने 12 उदाहरण ढूंढकर लिखनी है। आइए लिखते हैं। उत्तर है सुख और दुख, और को हटाकर योजक चिन्ह लगा देंगे सुख दुख। तो भूख और प्यास, यहाँ पे भी और हटाकर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार सभी में किया गया है। हंसना और रोना, हंसना रोना। आते और जाते, आते जाते। राजा और रानी, राजा रानी। चाचा और चाची, चाचा चाची। सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा। पाना और खोना, पाना खोना। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। राम और सीता, राम सीता। आना और जाना, आना जाना। प्रश्न संख्या 2, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो संज्ञा क्या होती है हम जानते ही हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उनके या गुण भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताए या उनके गुण भाव के बारे में बताता है, तो वो शब्द संज्ञा कहलाता है। अगर आप संज्ञा का विस्तारपूर्वक वर्णन
करना चाहते हैं या संज्ञा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने वीडियो बना रखी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में से जाकर प्ले लिस्ट में व्याकरण में आप देख सकते हैं। तो पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो तीन प्रकार की जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये शब्द ढूंढ के लिखने हैं। तो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय। और जातिवाचक संज्ञा है बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर इत्यादि। भाववाचक संज्ञा ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोरी, डकैती इत्यादि। तो ये थी संज्ञा के भेदों की उदाहरणें। तो संज्ञाओं के जितने भी भेद हैं तो उनकी उदाहरणें इस पाठ में से जितनी आई हैं वो लिखनी होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको पता ही है किसी खास व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में होता है। जाति में एक ही जाति के बारे में बताया जाता है। और भाववाचक में जिसे हम देख ना सके, छू ना सकें, सिर्फ महसूस किया जाता है, तो वो भाववाचक संज्ञा में आएंगी। तो ये थी उदाहरणें।